सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवम दुबे। आज हमारे बीच बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, उन्होंने छात्रों के लिए अपना कीमती समय मार्गदर्शन के लिए निकाला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। देखिए, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई कुशीनगर जनपद से हुई है और कुशीनगर जनपद के ग्रामीण इलाके से हुई है। बिल्कुल गांव में मैं रहा हूं और ग्रामीण इलाके से ही मैंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, वहीं श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज से वहीं स्नातक और गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक की परीक्षा पास की है। फिर वहीं से मैंने पीएचडी की। एमए करते ही मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था और उसके बाद कुछ समय के बाद मैं वहीं श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज फाजिलनगर में ही एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया 2000 में और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। 2000 से लेकर के 2016 तक मैं उसी कॉलेज में रहा, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रहा। फिर वहाँ से 2016 में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर आया और फिर आज प्रोफेसर। एक बार मैं अध्यक्ष रह चुका हूं विभाग का, दोबारा मैं विभाग का अध्यक्ष हूं और अधिष्ठाता कला संकाय दीनदयाल शोध पीठ की जिम्मेदारी भी मेरे पास है और राष्ट्रीय सेवा योजना का दायित्व भी मैं निर्वाह करता रहता हूं। सर, आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है कि भारत देश में बीए की डिग्री को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? जो छात्र छात्राएं बीए करते हैं उन्हें समाज और रिश्तेदारी में टिप्पणियों का सामना क्यों करना पड़ता है? देखिए, एक चीज ये समझने की बात है कि हम अपने यहाँ चूंकि विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं और देना भी चाहिए, इसमें हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि स्नातक का जो अर्थ होता है वो ज्ञान में भीगा हुआ। वह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आता है। किसी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या सब ये विधा हैं, विधाओं का अलग अलग टोन है। इसीलिए एनईपी ने अब ये नई व्यवस्था हमारे सामने दी है जिसमें आप केवल विज्ञान के विद्यार्थी होकर के सिर्फ विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, आपको कला का भी एक विषय पढ़ना पड़ेगा। कला के विद्यार्थी को भी विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने जो ये आप कह रहे हैं वो हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई थी जिसको एनईपी ने लगभग तोड़ दिया है। अब आप सिर्फ स्नातक होंगे और स्नातक का अर्थ होता है ज्ञान में भीगा हुआ। दुनिया की सारी भी जितनी भी नौकरियां हैं वो स्नातक स्तर पर ही हैं। प्रतिष्ठित पीसीएस, आईएएस जो संघ लोक सेवा आयोग से है, तमाम प्रदेशों की जो अपने प्रोविंशियल सेवा की है, वो सभी की सभी आप कह सकते हैं कि वह सब स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, स्नातक किए हुए जो विद्यार्थी होते हैं, वो उस परीक्षा को देते हैं और उस पर चयनित होते हैं। इसलिए सभी बराबर हैं और सबका बराबर का सम्मान है। बस अपने में आप अव्वल रहिए, आपको सम्मान की कहीं कमी नहीं रहेगी। सर, आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है, जब आपने बीए में दाखिला लिया था तो आपने भी समाज और रिश्तेदारी में टिप्पणियों का सामना किया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये सही है कि हमने भी तमाम तरह की समस्याओं का सामना किया। लोगों ने ये कहा कि अब बीए कर रहे हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन बीए करने के बाद, एमए करने के बाद आप खुद भी देखिए कि जैसे मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आज भी इंटर कॉलेज की नौकरियों को आप उठा करके देखिए, सर्वाधिक नौकरियां इंटर लेवल तक टीचर की अगर आप एक बात मैं कहता हूं तो टीचिंग की सर्वाधिक नौकरियां हिंदी विषय की हैं। परास्नातक या स्नातक स्तर पर भी आप देख लीजिए डिग्री कॉलेजों में भी, तो वहां भी सर्वाधिक नौकरियां आपको जो दिखाई देंगी वो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में हिंदी विषय होता है, भाषा विषय होता है। तो एक तो हिंदी साहित्य, दूसरे हिंदी भाषा। इस तरह से आप लिंग्विस्टिक और लिटरेचर दोनों में आपके पास बराबर आपके पास गति है, आपके पास बराबर नौकरियां हैं। इसके साथ साथ आप अनुवाद है और कई ऐसी चीजें हैं जहां आप नौकरी पा सकते हैं। आप फिल्म में भी आप जा सकते हैं, आप पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। तो वहां से आपके पास, अगर आपके पास अच्छी भाषा है और भाषा की अच्छी समझ है, अगर ये आपने विकसित कर लिया तो आप अनुवाद में भी जा सकते हैं, आप
पत्रकारिता में भी अच्छा लेखन कर सकते हैं, स्वतंत्र लेखन भी कर सकते हैं, किसी मीडिया समुदाय से जुड़ सकते हैं। इस तरह से नौकरियों की भरमार आपके पास होगी। अगर आप शिक्षा में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप प्रशासन में नहीं जाना चाहते हैं, तो स्वतंत्र कार्य करने की भी आपके पास क्षमता है, तो आप कर सकते हैं। देश ही नहीं, आप जानते हैं कि हिंदी बहुल राष्ट्र अपना है भारतवर्ष, इसलिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सभी की सभी हिंदी पढ़ना चाहती हैं, सभी हिंदी में अपना व्यवसाय करना चाहती हैं। तो उनकी मजबूरी है कि वो हिंदी पढ़ें, पढ़ाएं, हिंदी जानें। तो उनके जो कॉमर्शियल लोग हैं वो भी अब हिंदी में अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आज एमबीए को भी जरूरत है कि वो हिंदी माध्यम से अपनी बात रख सके। आप टेक्निकल जो इंजीनियर है उसको भी जरूरत है कि वो हिंदी से अपनी बात रख सके। इसलिए विश्व के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी सीखने की वृत्ति चली हुई है। तो नौकरियां विश्व के तमाम देशों में भी हैं, दक्षिण भारत में भी है, पूर्वोत्तर में भी है, और आप अपने जो हिंदी प्रदेश है वहां तो नौकरियां हैं ही हैं। इसलिए सर्वाधिक नौकरियां अगर किसी एक विषय को पढ़ करके मिल सकती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी है। इसलिए हिंदी पढ़ करके आप नौकरी पा सकते हैं, इतना मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, आपसे अगला प्रश्न मेरा यह है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है एनईपी के द्वारा, आप छात्र छात्राओं को पढ़ाने में कैसे मदद कर रहे हैं? देखिए, ये धीरे धीरे हम जो केवल सैद्धांतिक हो गए थे और प्रैक्टिकल नहीं रह गया था हमारे भीतर, हम चीजों की समझ हमारे पास नहीं हो रही थी। जैसे आप पढ़ते थे, वो सिद्धांत पढ़ करके चले गए, तो सिद्धांत व्यवहार नहीं होता है, तो आपका जो पर्सनालिटी थी वो एकांगी हो गई थी। नई शिक्षा नीति ने हमारी उस पर्सनालिटी को एक वृहद रूप दिया है, बड़ा रूप दिया है। इसलिए जब साइंस का कोई आर्ट्स का लड़का साइंस के किसी एक अच्छे विषय को पढ़ लेता है, कॉमर्स के भी एक विषय को पढ़ लेता है, इतना ही नहीं, इन्हांसमेंट कोर्स जो होते हैं, जो मूल्य आधारित जो शिक्षा है उसमें से आप पढ़ते हैं, कोई एक विषय आप ले आते हैं और उसको आप पढ़ते हैं। जैसे अभी हम अपने यहाँ बीए ऑनर्स कोर्स खोले हुए हैं, और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो बीए ऑनर्स कोर्स है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज हमारी जो सीट पहले 60 हुआ करती थी, फिर हमने उसको 120 की, और दबाव इतना था कि पिछले वर्ष हमको 180 करना पड़ा। उसके बाद भी मारामारी होती रही कि हमारा प्रवेश होना चाहिए, हमको मिल जाए, क्योंकि उसमें हमने जो एक नई शिक्षा नीति के तहत कुछ ऐसी चीजें हमने जोड़ी हैं कि जिससे कि वह पढ़ने वाला हर लड़का निश्चित रूप से नौकरी पाएगा, इसकी गारंटी भी लगभग दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उसमें एक समझ विकसित हो जाएगी कि वो जब 3 सालों तक हमारे साथ रहने के बाद से, वो ऑनर्स कोर्स करने के बाद से, उसके पास एक निश्चित रूप से एक समझ विकसित होगी। अब वो इतनी अच्छी समझ उसके पास हो जाएगी हिंदी की कि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेगा वो जाकर के उसे नौकरी उसे बुलाएगी, उसे नौकरी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए एनईपी जो है हमारे शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी वैधता के लिए, हमारी विश्वसनीयता के लिए। जो आप कह रहे थे ना कि बीए आप क्यों करें, क्योंकि हमारे यहाँ की समय की शिक्षा विश्वसनीय नहीं रह गई थी, वैध नहीं रह गई थी। तो विश्वसनीयता और वैधता दो ऐसे टर्म हैं कि जिसके आधार पर शिक्षा को हम उसका गुणवत्तापूर्ण मानते हैं। आप कल्पना करिए कि पुराने जमाने में हमारे दो ही बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला, और इस नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने के लिए विश्व से तमाम जगह से लोग आया करते थे, तमाम लोग आते थे, आपके रहते थे, पढ़ते थे। वहां शिक्षा क्या मिलती थी? तर्कशास्त्र की शिक्षा मिलती थी। वहां वो केवल ग्रेजुएट होकर के जाते थे, लेकिन जाने के बाद से वो दुनिया के बड़े विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। आज कहीं ना कहीं वह एक शिक्षा का जो टर्म था वो सीधे डाउन हो रहा था। लोग केवल डिग्रियां ही लेना चाहते थे, ज्ञान उसमें से कहीं ना कहीं गायब हो रहा था। और ज्ञान भी था तो स्मृति आधारित ज्ञान था, विद्या उसके भीतर से गायब हो रही थी। तो ज्ञान और विद्या, इन दोनों टर्म को जोड़ करके जो एनईपी हमारे सामने है, जो हमारे अस्तित्व और अस्मिता को भी जोड़ कर लेकर चलती है, एक वाइब्रेंट कैंपस की संकल्पना के साथ हमारे सामने आई है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमने अभी यहाँ पुस्तक मेला हमने किया, पुस्तकों से जोड़ने की एक संस्कृति जो हम होनी चाहिए वो हमने की। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं, हिंदी विभाग ने अभी एक जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जैसे
साहित्य अकादमी नई दिल्ली, उनके 2 दिनों का लेखक सम्मेलन किया। देश देश के लेखक आए और वो लेखक आकर के यहाँ एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने पाठकों से मिल रहे थे। तो हमारे जो बच्चे थे, जो पाठक के रूप में सीधे उनसे मिल पा रहे थे। इतना ही नहीं, हमने 2 दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सृजनात्मक लेखन कार्यशाला की। अब वो अंतर्राष्ट्रीय, इसमें आपने देखा होगा, उसमें अमेरिका से, मॉरिशस से, पूरा नेपाल का त्रिभुवन विश्वविद्यालय उसमें हमारे बीच में था। देश देश के कोने कोने के आचार्य, विद्वान, लेखक हमारे बीच में थे। रोज लेखक से मिलिए कार्यक्रम होता था, तो उसमें तमाम लेखक हमारे सामने आते थे। अब्दुल बिस्मिल्लाह हमारे सामने आए, उसमें कथाकार महेश कटारे हमारे बीच में आए, उसमें कथाकार आशुतोष हमारे बीच में आए, आनंद त्रिपाठी हमारे बीच में आए, नाटककार सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में आए, 3 पद्मश्री कैलाश मड़वैया जी हमारे बीच में आए बुंदेली को लेकर के। हमारे बीच में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी पद्मश्री जो साहित्य अकादमी का अध्यक्ष रहे हैं वो आए। तो इस तरह से देश देश के लोग आए और आकर के सीधे हमारे बच्चों से बातचीत की, उनसे एक अपनत्व किया, एकात्मता स्थापित की। तो परिणाम ये हुआ ना कि हम कह सकते हैं कि हिंदी विभाग ने जो कार्यक्रम किए हैं उसी में हमने बुंदेली उत्सव भी किया, बुंदेली का एक संगोष्ठी की। तो उसमें भी तमाम तरह के लोग आए। उसमें आपको किसी क्षेत्र में, जैसे अभी आप राम साहेब पांडे पद्मश्री ने अपनी राय प्रस्तुत की, जो राय हम क्लास में पढ़ाते हैं। ढिमरियाई जो राधा प्रजापति का हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो, और जब हम सामने हमने उसको दिखवाया, दोनों का सामने रख करके वो चीजें हमारे सामने हुई। और ये मैं कह सकता हूं कि सभी बच्चों ने पूरे 10-10 पेज का उस पर अपना रिपोर्टिंग तैयार की है, लिखा है, मेहनत किया है। तो ये कहने में कोई हिचक नहीं कि वो उनका एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। और वह सर्वांगीण विकास नौकरी के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं है। अगर आपके पास समझदारी है, अगर आपके पास ताकत है, तो नौकरी आपके पास चल करके आएगी। आपको थोड़ा सा उसके लिए बस प्रयास करना होगा, अपने को समुन्नत करना होगा, अपने को उन्नतशील बनाना होगा, अपने आप सारी चीजें होती चली जाएंगी। इसलिए हम बच्चों से ये सुझाव देंगे कि आप हिंदी विभाग आइए, आप हिंदी विभाग को देखिए, हिंदी विभाग में बनी हुई वीथिकाओं को देखिए, सारे कवियों लेखकों से परिचय करिए, और तब आपको दिखाई देगा कि यह हिंदी विभाग इतना बड़ा है कि यहाँ हिंदी विभाग में 2 आचार्य हैं। हम हैं, पुनीत विसारिया जी हैं, डॉक्टर अचला पांडे हैं, श्रीहरि त्रिपाठी हैं, नवीन जी हैं, और 4-5 और शिक्षक आपको मिले हुए हैं। तो ये सारे शिक्षक मिल करके एक माहौल, जिसको कहा जाता है कि हम साहित्यिक माहौल दिए हुए हैं। पूरे देश में बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहां माहौल मिल पा रहा है। हम आपको एक माहौल दिए हुए हैं, बच्चों के समुन्नत विकास का माहौल, साहित्यिक विकास का माहौल, उनके सृजनात्मक विकास का माहौल। इससे वो अगर पूर्णतया तैयार हो जाएंगे तो नेट की परीक्षा का हम कोचिंग चलाते हैं अपने यहाँ पीसीएस की, सिविल की कोचिंग हम अपने यहाँ खुद खोले हुए हैं, चलवाते हैं, निःशुल्क चलता है। हमारे जो जीआरएफ बच्चे हैं, हमारे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं, प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है। तो हम आपको कोचिंग यहीं पर देंगे, हम आपको नेट जीआरएफ की कोचिंग यहाँ पर देंगे, हम आपको कक्षाएं देंगे, हम आपको लेखकों से यहीं मिलवा देंगे, हम आपको बड़े बड़े आचार्यों को आपके सामने बुला करके आपसे बात करा देंगे। तो इससे जो माहौल बना हुआ है ना, वो माहौल इतना खुशनुमा है कि ईश्वर न करे किसी की नजर लगे, लेकिन वो इतना खुशनुमा माहौल है कि वह हमारे साहित्य और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। सर, आपसे आखिरी प्रश्न हमारा यह है कि जो छात्र छात्राएं बीए डिग्री में दाखिला लेना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सूचना देना चाहते हैं? यही बात तो आपसे कर रहा था कि जो बीए में दाखिला लेना चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिस तरह के 7-7 दिन के कार्यक्रम हम करके आपके सामने हमने दिखाया है। जिस तरह से पुस्तक मेला में सारे प्रकाशक, बड़े बड़े प्रकाशक, राजकमल से लेकर के सभी प्रकाशक आपके सामने थे, सामयिक प्रकाशन था, तमाम बड़े बड़े प्रकाशक आपके सामने यहाँ पर थे किताबें लेकर के। हम यहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी बनाए हुए हैं, खुद भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर वो लाइब्रेरी है, वृंदावन लाल वर्मा के नाम पर एक बड़ा सा सभागार हमारे पास है, सिया राम शरण गुप्त जी के नाम पर एक सभागार का नाम हम लेने जा रहे हैं, पूरा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर हमारा विभाग है। तो पूरी एक साहित्यिक परिस्थिति, साहित्यिक परिवेश यहाँ मिला हुआ है। आप वहां बैठिए, आइए, सीखिए, अपने सृजनात्मकता को आगे बढ़ाइए, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए आगे,
और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश जब आपको तलाशेगा कि कहीं हमको साहित्य के रूप में कोई ऐसा अच्छा अध्यापक चाहिए, हमको अच्छा अनुवादक चाहिए, हमको अच्छा पत्रकार चाहिए, हमको अच्छा लेखक चाहिए, तो उसके लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही वो खेप तैयार करके आपको देगा। इसलिए हमने कोचिंग, नेट की परीक्षा, सिविल की परीक्षा की सारी तैयारियां भी हम यही कराते हैं कि यहीं से आप तैयार होकर के और समाज सेवा के लिए जाइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।